अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं बाखबर सुबह। मैं हूं फैसल अब्बासी। इस उम्मीद और यकीन के साथ कि सुबह तमाम इंसानों के लिए सलामती का पैगाम लेकर आई है। आपकी सुबह को, आपके दिन को बाखबर बनाने के लिए हम हाजिर हैं। मेरे साथ स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं सीनियर सहाफ़ी, सीनियर तजियाकार इकराम होती साहब। होती साहब, बहुत शुक्रिया आपका। उनके साथ ही साथ तशरीफ़ फरमा हैं सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट 92 न्यूज़ तजियाकार सुहेल इकबाल भट्टी साहब। भट्टी साहब, आपका भी शुक्रिया। दीगर शहरों से भी हमारे नुमाइंदगान हमें ज्वाइन करेंगे, उनसे भी हम खबरें लेने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले इंतहाई अहम मामला, एक पाकिस्तान की तारीखी कंपनी पीको इंजीनियरिंग कंपनी है ये। इसके शेयर्स इनसाइडर ट्रेडिंग के ज़रिए फ़रोख्त किए गए। 7 साल से नैब इस मामले की तहकीकात कर रहा है, लेकिन भट्टी साहब अभी तक कोई हतमी नतीजा नहीं निकला। वजह क्या है? वजह इसकी हम बताएंगे आगे चल के। वो अरबों रुपए की इस कंपनी के असासे हैं, जिसकी वजह से तमाम तर तहकीकात रुकी हुई हैं और बासों लोगों के ऊपर हाथ नैब नहीं डाल रहा। पीको वो कंपनी है, पाकिस्तान इंजीनियरिंग कंपनी, जो 1950 से पाकिस्तान के अंदर इंजीनियरिंग के शोबे के अंदर उसने ग्राहक की दर खिदमात सर अंजाम दी हैं। वो एक साइकिल्स की तैयारी का मामला हो, वो इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर मुख्तलिफ आलात की तैयारी का मामला हो, मोटर्स की तैयारी का मामला हो, ट्रांसमिशन टावर्स हों, टेलीकम्युनिकेशन टावर्स हों, कौन सी ऐसी मसनूआत थी जो पीको तैयार नहीं करती थी या नहीं कर सकती। अभी भी बहुत सी मसनूआत की तैयारी कर रही है और प्रॉफिटेबल ये कंपनी है। मामला ये हुआ कि 2000 के अंदर कुछ पैसे ऑडिटर जनरल पाकिस्तान की ऑडिट की रोशनी में ये बात सामने आई कि फेडरल गवर्नमेंट ने कुछ रकम हैंडशेक के लिए इस कंपनी को दी थी। ऑडिटर जनरल पाकिस्तान ने कहा जी रिकवरी होनी चाहिए, कोई 1.5 रुपये की रकम थी। उस मामले से निपटने के लिए साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ साहब के दौर के अंदर ये फैसला हो कि इसकी निजकारी कर देनी चाहिए। अभी ये बात अंडर डिस्कशन ही थी कि नेशनल इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, जिसके पास इस कंपनी के, वो कंपनी पीको जो कि वजारत सनत और पैदावार के मातहत है, उसके शेयर्स तकरीबन कुछ शेयर्स उसके पास थे नेशनल इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के पास। और निजकारी कमीशन की जानिब से ये वाज़ेह तौर के ऊपर हिदायत थी कि अगर आपने कोई शेयर्स फ़रोख्त करने हैं तो आप मंजूरी हासिल करेंगे निजकारी कमीशन से, प्रायर अप्रूवल के बगैर आप नहीं कर सकते। नेशनल इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट और मुख्तलिफ वफाकी हुकूमत के इदारों के ज़रिए से वफाकी हुकूमत की इस कंपनी में 54% शेयर्स की होल्डिंग थी। इनके मैनेजमेंट का इख्तियार और मैक्सिमम शेयर्स होल्डिंग गवर्नमेंट के पास थी। लेकिन जब ये मामला सामने आया और उस वक्त एक इस कंपनी की मीटिंग हुई, बोर्ड की मीटिंग हुई, उसके अंदर बताया गया कि इस कंपनी की लाहौर के अंदर 2000 कनाल इंतहाई कीमती अराजी है। उसमें से कुछ अराजी को फ़रोख्त करने के लिए पंजाब हुकूमत से NOC मिल गया है। पंजाब हुकूमत ने इजाज़त दे दी है कि आप इसकी अराजी को फ़रोख्त कर सकते हैं। उस बोर्ड में शरीक एक साहब ने ये इन्फॉर्मेशन कुछ ग्रुप से लीक की, इनसाइडर ट्रेडिंग हुई और फिर नेशनल इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट ने मुजरिमाना गफलत का मुजाहरा करते हुए इस कंपनी के 20% शेयर आरिफ हबीब और उसके साथ साथ मसूद अहमद खान की कंपनियों, जिसमें से रोटाकास्ट इंजीनियरिंग और महा सिक्योरिटीज़ थी, उसको फ़रोख्त कर दिए। और होती साहब, हमें इतलात ये मिली है कि ये शेयर सिर्फ 60 लाख रुपए के एवज फ़रोख्त किए गए। पहली बात तो ये कि आप शेयर्स 20% शेयर्स फ़रोख्त नहीं कर सकते थे, चूंकि इतनी बड़ी तादाद के अंदर शेयर फ़रोख्त होने के नतीजे में वफाकी हुकूमत की जो मेजोरिटी शेयर होल्डिंग थी वो पूरा कंपनी का सेटअप तब्दील हो जाना था। और वही हुआ, फेडरल गवर्नमेंट की जो इसके अंदर शेयर होल्डिंग थी वो 54% से कम होकर तकरीबन 33% रह गई। प्राइवेट शेयर होल्डर की मेजोरिटी में हो गए। बाद में उसके अंदर उन्होंने अपनी जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की नॉमिनेशन थी 6-3 से 3-6 कर दिए। गवर्नमेंट के 3 हो गए, प्राइवेट डायरेक्टर्स 6 हो गए। अब खेल असल शुरू हुआ कि किस तरीके के साथ इस कंपनी, जिसके असासे 40,000 रुपए की हैं, कीमती अराजी है 2000 कनाल, अब इसको फ़रोख्त करके इस कंपनी के जो असासे थे उसके ऊपर हाथ साफ किया जाए, जो असल ऑब्जेक्टिव था। जब ये खेल शुरू हुआ तो मामला पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में पहुंचा कि किस तरीके के साथ कौमी असासे के साथ खिलवाड़ किया गया है। नेशनल इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट ने खिलाफ कानून ये इकदाम उठाया। या सादिक साहब की सरबराही में 2009 में पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने एक कमेटी कायम की, तहकीकात हुई। 2010 में इस कमेटी ने सिफारिशात की कि ये काम खिलाफ कानून किया गया था, भारी नुकसान पहुंचाया गया है। आरिफ हबीब साहब से और मसूद अहमद खान से जो शेयर होल्डिंग, जो शेयर फ़रोख्त किए गए हैं वो वापस लिए जाएं, चूंकि उसके अंदर ज़ाब्ते की खिलाफ वर्जी की गई। नेशनल इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट ने मंजूरी नहीं रही और पूरी वफाकी हुकूमत का जो कंपनी के अंदर कंट्रोल था वो ख़त्म कर दिया गया था। 2010 में ये मामला हुआ और उसके बाद PSC की कमेटी ने सिफारिशात पेश की और मामला नैब का सुपुर्द कर दिया गया। नैब ने तहकीकात शुरू की और आज नैब कराची के पास तहकीकात चली गई। आगे कराची की बासर
सनतकार थे, अब नैब के भी वहाँ पर जलते थे। नैब को अपने कानून के मुताबिक तो इस मामले को जल्द अज जल्द निपटाना चाहिए था। नैब ये मामला लेके बैठा रहा, खतो किताबत चलती रही। हमारे पास ये तहकीकाती रिपोर्ट है जिसकी रोशनी में हम बात कर रहे हैं। नैब के खतूत हमारे पास मौजूद है। अभी भी नैब की जाने से खतो किताबत जारी है वजारत सनत व पैदावार के साथ। नैब ने बिलाखिर क्या किया, नैब ने आरिफ हबीब साहब खुद भी इस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में शामिल हो गए। नैब ने उनको तलब किया और आरिफ हबीब साहब ने नैब के सामने ये सरेंडर करने के लिए शेयर्स तैयार हो गए और नैब ने कन्वे किया मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज को। 2013 में आरिफ हबीब साहब ये शेयर्स वापस फरोख्त करने को तैयार हो गए। नैब ने दूसरे लफ्जों के अंदर एक प्ली बारगेन के लिए वो तैयार हो गए थे, लेकिन नैब ने उनके ऊपर हाथ नहीं डाला। कार्रवाई होनी चाहिए थी। नैब ने गवर्नमेंट को इन्फॉर्म किया जी कि वो इस कंडीशन के ऊपर तैयार हो गए, लेकिन उस वक्त मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज की जानिब से कुछ मामला को दोबारा टेकअप करने की कोशिश की गई, मामला दोबारा लटक गया। उसके बाद दोबारा नैब ने एक मीटिंग कॉल की और आरिफ हबीब साहब डिफरेंट ऑप्शंस पे चले गए। उस ऑप्शन को जिन्होंने नैब में उन्होंने कमिट किया था उससे वो वापस हट गए। अब मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज ने दोबारा खतूत लिखे नैब को कि हमें 2013 के ऑप्शन के मुताबिक जिस पे आरिफ हबीब साहब कन्विंस हुए थे कि वो शेयर वापस करने को तैयार हैं, हमें ये शेयर्स वापस चाहिए। फेडरल गवर्नमेंट की कंपनी को इन शेयर होल्डिंग की कम होने से नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा है। अरबों रुपए के असासे हैं। 20% शेयर होल्डिंग निजी डायरेक्टर बोर्ड ऑफ निजी कंपनी उसके पास हम नहीं रख सकते। मामला लटका हुआ है। चेयरमैन नैब का ये कड़ा इम्तिहान है। अब्दुल रज़ाक दाऊद साहब मुशीर सनत व पैदावार का कड़ा इम्तिहान है कि वो किस तरीके के साथ जो 7 साल से नैब तहकीकात कर रहा है। याद सादिक साहब PSC की जो कमेटी कायम की थी वो डिक्लेयर कर चुके खिलाफ कानून इकदाम किया गया है। आप किस तरीके के साथ उसको मामले को निपटाते हैं। चेयरमैन नैब को इस मामले को नोटिस लेना चाहिए। मामले को वजारत सनत व पैदावार ने भी कहा है कि इस मामले को कराची से लाहौर नैब के हवाले किया जाए ताकि इस मामले को, चूंकि लाहौर में पीको कंपनी वाक़ है, वहां पर इस मामले को जल्द अज जल्द निपटाया जा सके। कोई इसको हल करने को तैयार नहीं है। वजारत सनत व पैदावार दोबारा खत लिखा है नैब को। उसके साथ हमें ये इत्तला मिली वजारत सनत व पैदावार की जानिब से ये कंपनी सोलर पैनल की तैयारी शुरू कर चुकी है। इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल की तैयारी के ऊपर काम जारी था। सोलर पैनल के हवाले से जो ये प्रमोट करना चाहते हैं पाकिस्तान की इंडस्ट्री के अंदर, उसका एस्टीमेट ये किया गया कि अगर पीको मुल्क भर के अंदर सस्ते सोलर पैनल की तैयारी करके इसको फरोग देती है तो हमारा सालाना इंपोर्ट बिल ऑयल का $7 अरब कम हो सकता है। जब ये पता चली और ये पता चला कि ये असासे अराजी जो इस कंपनी मुख्तलिफ लोगों हासिल करना चाह रहे थे, इसके खिलाफ जो केस कंटेस्ट कर रहे हैं वो इस कंपनी के MD हैं मिराज अनीस आरिफ साहब। अब वजारत सनत व पैदावार से हमें पता चला कि वो तमाम बासर लोग जो इस सारे खेल में इन्वॉल्व हैं, उनकी कोशिश है कि पहले तो इस MD का पता साफ किया जाए, इनको साइड से हटाया जाए ताकि फिर हम दोबारा ये चीज़ अपनी कस्टडी में रखें। नैब में साबित हो चुका है, PSC कमेटी में साबित हो चुका है। चेयरमैन नैब और अब्दुल रज़ाक दाऊद साहब मुशीर बराए सनत व पैदावार, उनका ये कड़ा इम्तिहान है कि किस तरीके के साथ वो इस कंपनी के शेयर्स वापस लेते हैं, जिसकी मुल्की तारीख के अंदर बहुत करीदी उसका रोल है और आगे भी इंजीनियरिंग के शोबे के अंदर ये कंपनी इनकलाब बर्पा कर सकती है। बड़ी साहब, यही तो अलमिया है कि नैब ज़ेर तसल्लुत नज़र आता है हमें पॉलिटिकल एलीट के, बिजनेस एलीट के, और जो कंपनीज़ हैं ये पाकिस्तान के अवाम की कंपनीज, इसका नुकसान भी पाकिस्तान के अवाम ही भुगत रहे हैं। लाहौर से काजी नदीम इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। काजी साहब, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान के विजन के मुताबिक अब पंजाब के अंदर जो सरकारी इदारे हैं उनको भी हिदायत की गई हैं कि वो इनके क़वानीन में तरमीम की सिफारिशात तैयार कर लें, लेकिन मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, पाकिस्तान के अंदर अक्सर सरकारी इदारों में काम चोरी की या काम ना करने की रीत है। ये सिफारिशात किन लोगों से मांगी गई हैं? क्या उन्हीं अफसरान से मांगी गई हैं जो काम नहीं करते? नहीं बासिर साहब, मैं आपको ये बताता चलूँ कि हाल ही में वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान को एक रिपोर्ट पेश की गई है जिसमें कहा गया है कि अगर वफाकी हुकूमत कामयाबी चाहती है तो उसको चाहिए कि वो आबादी के लिहाज से सबसे बड़े सूबा पंजाब को भी फोकस करे और उसके मामलात को रोज़ाना की बुनियाद पर मॉनिटर करे, क्योंकि पाकिस्तान का तकरीबन 54% हिस्सा जो है वो पंजाब पर मुश्तमिल है और पंजाब हुकूमत की कामयाबी ही बेस बनेगी वफाकी हुकूमत की कामयाबी पर, जिस पर इमरान खान साहब ने मुख्तलिफ वालों से रिपोर्ट्स इकट्ठी की कि पंजाब में कामयाबी के लिए क्या करना चाहिए। तो उनको ये बताया गया कि पंजाब का सबसे बड़ा अलमिया ये है कि गुज़श्ता सालों में
दावे किए गए कि हमने आइनी तरमीम की हैं, कवानीन नए बनाए हैं, लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि उन कवानीन पर अमल दरामद ही नहीं हुआ। क़याम पाकिस्तान से लेके अब तक सबसे बड़ा जो बुनियादी काम नहीं हुआ वो मौजूदा कवानीन पर अमल दरामद करवाना था। तो जिसके ऊपर इमरान खान साहब ने एक इजलास बुलाया और उसमें उन्होंने तय किया कि तमाम शोबों को असर नो मॉनिटर किया जाए। अब पंजाब हुकूमत को कहा गया है कि पंजाब असम्बली के कानून साज चूँकि एक इदारा है, उसका काम कानून बनाना है और ब्यूरोक्रेसी का काम उसको इम्प्लीमेंट करना है। तो आप ऐसा करें, ज़मीनी हक़ाइक़ को मद्देनज़र रखते हुए आइन में तरमीम तो होती रहती हैं, आप अपने वो कवानीन जिनमें तरमीम की अशद ज़रूरत है उनको ज़मीनी हक़ाइक़ के मुताबिक देखें। उसके हवाले से तमाम कानून नाफज करने वाले इदारों की राय लें, उनमें लॉ डिपार्टमेंट को इन्वॉल्व करें, रेगुलेशन विंग को इन्वॉल्व करें और इसकी सिफारिशात तैयार करें। देखिए पंजाब के जो बड़े अलमिया हैं उनमें एक बड़ा अलमिया लेबर डिपार्टमेंट भी है। हम अरसा दराज से सुनते आ रहे हैं कि हुकूमत पंजाब कहती है जी हमने कोई छोटे की आवाज़ को ख़त्म करना है, बच्चों को स्कूल तक ले जाना है और जो छोटे बच्चे हैं उनसे मुशक्क़त का खात्मा करना है। लेकिन तमाम तर दावों के बावजूद गुज़श्ता कई सालों से वही छोटे बच्चे हैं, कम उम्र बच्चे हैं, उनकी मुशक्क़त में इजाफ़ा हुआ है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि महकमा लेबर जो है वो एक्सपेंड होता गया, लेकिन उसकी जो मैन पावर है वो वहीं की वहीं रही। दूसरे नंबर पे जो लोग काम करने वाले हैं उन्होंने काम नहीं किया, उनकी काम चोरी की वजह से ये काम मज़ीद बिगाड़ का शिकार हुआ। अब इमरान खान साहब ने कहा है कि चूँकि हमने 100 दिन का वीज़ा दिया हुआ है, हमें तकरीबन आए हुए 1 माह हो चुका है, तो आने वाले दिनों में हमने काम की स्पीड को बढ़ाना है। सबसे पहले आप पंजाब असम्बली को फोकस करें। इस सिलसिले में चौधरी परवेज़ इलाही साहब को भी टास्क दिया गया है कि वो भी देखें, तमाम इदारों से रब्ता करें। सूबाई वज़रा को कहा गया है, वज़ीर आला पंजाब को कहा गया है। देखें, हाँ, वज़ीर आज़म को जो रिपोर्ट पेश की गई है उसमें एक बड़ी ख़तरनाक निशानदेही की गई है। वो ये है कि पहले तो दुकानों पे, बाज़ारों में बच्चे काम करते थे, अब लोगों ने अपने घरों में 6 माह के लिए, 1 साल के लिए पैसे दे के, चंद हज़ार रुपये मुआवजा दे के गरीब घराने के बच्चियों को और बच्चों को अपने घर पे मुशक्क़त पे रख लिया है। और वो पोश इलाके जो कि पिछले सालों में मज़ीद पनपे हैं, उनमें ये परवान बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रहा है। लिहाजा घरेलू जो वायलेंस हो रही है, घरेलू जो मुशक्क़त है बच्चों के लिए, उसके ऊपर फोकस किया जा रहा है। और ये कहा गया है कि तमाम महकमे 30 दिन के अंदर अंदर अपनी रिपोर्ट तैयार करें। माजी में ये भी कहा गया था कि तमाम जो लॉज बने हुए हैं पंजाब में उनको वेबसाइट पर डाल के लोगों के लिए, आवाम के लिए पब्लिक किया जाए, लेकिन उसको उर्दू में किया जाए, लेकिन वो काम भी मुकम्मल नहीं हुआ। तो वज़ीर आज़म ने यह भी कहा है कि जो कवानीन इंग्लिश में पाकिस्तान में, या हम पंजाब की बात करें, कवानीन की तो पहले भी कमी नहीं है। लेबर डिपार्टमेंट की बात करें, चाइल्ड लेबर का कानून मौजूद है, लेकिन उसके बावजूद हमें पंजाब में भी मुल्क भर में बदतरीन चाइल्ड लेबर की एग्जाम्पल्स मिलती हैं। तो क्या ऐसी कोई इंस्ट्रक्शंस भी दी गई हैं जो मुख्तलिफ शोबों से मुतल्लिक पहले से कवानीन मौजूद हैं उनके ऊपर सख्ती से अमल दरामद भी किया जाए, ताकि जो पहले से खराबियाँ मौजूद हैं उन मौजूदा कवानीन की रोशनी में उन्हें तो हल किया जा सके? बट साहब ये भी कहा गया, उन्होंने कहा जी जिन कवानीन में तरमीम की ज़रूरत नहीं है उनके ऊपर इम्प्लीमेंट कराएँ, और इम्प्लीमेंट करवाएंगे सूबाई इंतज़ामी सेक्रेटरीज, कमिश्नर, DCOs और पुलिस अफसरान। और ये भी कहा गया है कि जो बंदा सरबराह अपने इदारे से मुतल्लिका व कवानीन पर माशरे में अमल दरामद करने में नाकाम रहेगा, उसको आइंदा से पोस्टिंग नहीं दी जाएगी, उसको भी मॉनिटर किया जाएगा। ये मेरे ख्याल में एक बड़ी अहम पेशरफ्त है जिस पे हमें पहले सोचना चाहिए था और किसी ने नहीं सोचा। साथ ये भी बताता चलूँ कि गुज़श्ता रोज़ हुकूमत पंजाब ने अदालत के नोटिस लेने पर पहले से मौजूद कानून पर इम्प्लीमेंट करने के लिए अहकामात जारी किए हैं। वो कानून क्या है कि पब्लिक मकामात पर आप सिगरेट नोशी नहीं कर सकते, सरकारी दफातर में सिगरेट नोशी नहीं कर सकते। बट सब ये उसी खामियों की निशानदेही है जिसका जिक्र आप भी करते रहे हैं, हम भी निशानदेही करते रहे हैं कि कवानीन होते हैं, उन पर इम्प्लीमेंट नहीं होता। इम्प्लीमेंट ना होने की वजह कौन सी है? वो हैं हमारे कामचोर अफसर, हमारे कामचोर मुलाजमीन और वो लोग जो सियासी भर्तियों के जरिए आए हैं और काम नहीं करना चाहते। यही वजह है कि मौजूदा हुकूमत का जो स्टेप है उसको बड़े अच्छे ठीक और बहुत शुक्रिया काजी साहब, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ लाहौर से मौजूद थे। TI की गवर्नमेंट को कवानीन में ज़रूर तरमीम करनी चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ काम चोरी की रीत, इसका कला कमा भी ज़रूरी है। मोती साहब, आपकी जानिब आऊँगा। मुशीर बराए इदारा जाती इस्लाहात डॉक्टर इशरत हुसैन साहब, आप अपनी खबर में रिपोर्ट कर रहे हैं कि वारदात का लफ्ज़ आपने लिखा है,
ये क्या वारदात है, और बिलखुसूस वो ब्यूरोक्रेट्स जो एफबीआर में इससे पहले एफबीआर के बिगाड़ का सबब थे, अब वो एफबीआर की इस्लाह का काम अंजाम दे रहे हैं। जी हाँ, अगर इनकी स्टोरी जो अभी हुई है स्टॉक्स के बारे में, पीको के स्टॉक्स के बारे में, अगर उस पे कोई बंदा बिठा दिया जाए जिस तरह के नैब को बिठाया गया और 6 साल से उसने कुछ नहीं किया, तो इसका क्या मतलब है? ये वारदात है, इसको वारदात कहते हैं। यानी कि टैक्स इस्लाहात की बजाय ये काम शुरू हो रहा है और डॉक्टर इशरत पे किसी की निगाह ही नहीं है कि इसने ये काम क्या शुरू करवा दिया है। यानी डॉक्टर इशरत को वो लाए इसलिए थे कि इकोनॉमिक रिलेटेड जो भी अदारे हैं उनमें करप्शन ख़त्म की जाए, उनको बेहतर की जाए, हुकूमत का टैक्स वसूल किया जाए, और दूसरा कि इंडस्ट्री को फ़रोग़ दिया जाए। इंडस्ट्री अपना फ़रोग़ चोरी के ज़रिए अब कर रही है, अगर वो चोरी ना करे तो हुकूमत तो उनको रिफंड दफा कर तो वो सारा पैसा रख ले। एग्जैक्टली। अब 1988 से 2018 तक 30 साल में ये कल्चर बन गया कि टैक्स पेयर चोरी के जरिए अपने कारोबार चला रहा है। उसको चोरी से हटाने के लिए और इस अफसर को मुलव्वस होने से रोकने के लिए जो चोरी करवा रहा है और जो भत्ता ले रहा है, और अगर वो ऑपरेशन में नहीं है, 191 अफसरान में से है जो कि खुडे लाइन है, किसी का सियासी अफसर बन के वो पोस्टिंग ले ले तो वो उनसे फिर पैसे वापस करने हैं ना। एग्जैक्टली। वजीर आला को, वजीर को, इमरान खान को या किसी को भी, उसने तो पैसे वापस करने हैं उस पोस्टिंग के, या उसने उसका घर चलाना है। तो इस करप्शन को ठीक करने के बजाय, रिफंड के रोकने को खत्म करने के बजाय, एडवांस टैक्स सिस्टम का खत्म करने के बजाय, अफसरान ने जो कमेटी बनाई है उसमें कस्टम को एफबीआर से अलग करने, ताकि कस्टम अपना आजादी से, कस्टम के अफसरान अपना चोरी का धंधा जारी रखें और आईआरएस जो है वो रह जाएगा तो वो इस एडवांस टैक्स और रिफंड रोकने के साथ रह जाएगा। ये हो रही है रिस्ट्रक्चरिंग, ये हो रही है रिफॉर्म। अब इस पर जब मैंने सवालात लोगों से उठाए कि ये तो रिफॉर्म नहीं हो रही है, ये तो आप करप्शन के सिस्टम को पक्का कर रहे हैं, और इमरान खान तो कहता था कि मैं एफबीआर को ठीक करूंगा, तो ये क्यों हो रहा है? तो डॉक्टर इशरत साहब से टेक्निकली कोई बैठकर सवाल नहीं पूछ रहा। मैंने पूछा कि असद उमर साहब टेक्निकली बहुत माहिर है, कम से कम उनकी बातें तो लगता है ना, तो वो ये नहीं देख रहे। उन्होंने कहा कि उन्होंने अभी तक ये सवाल भी नहीं उठाया कि जो चोर है उसके जरिए तू रिफॉर्म कर रहा है, ये सवाल भी नहीं अभी तक पूछा। अच्छा होते साहब, ये सवाल यकीनी तौर पर उन्हें पूछना चाहिए, लेकिन उसके साथ डॉक्टर इशरत साहब के चले उन्हें एक सवाबदीद है, उन्हें एक टास्क मिला है जिसको भी समझते हैं कि उसको कमेटी में शामिल होना चाहिए, वो शामिल करें और एंड रिजल्ट देखते हैं क्या मिलते हैं। लेकिन क्या डॉक्टर इशरत साहब को ये नहीं सोचना चाहिए कि जिस शख्स को किसी कमेटी का वो सरबराह बना रहे हैं एफबीआर के अंदर इस्लाहात से मुतल्लिक, उनके खिलाफ ही महकमाना कार्रवाई चल रही है, एटलीस्ट ऐसे शख्स को तो इस सिस्टम से अलग रखना चाहिए। उनके खिलाफ महकमाना कार्रवाई चल रही है, उनको ग्रेड नहीं मिला आगे, हम उनका नाम नहीं ले रहे, आपको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है। दर हकीकत डॉक्टर इशरत साहब इज ए रॉन्ग चॉइस। वो आ जाएं यहाँ कुर्सी पे हमारे साथ बैठे, हम उनसे बात करते हैं। डॉक्टर इशरत साहब टैक्स के सिलसिले में ना तो उनकी ओरिएंटेशन सही है, ना उनकी नीयत सही है, ये मुझे पता है। उसकी वजह क्या है? वो सारी उम्र उन्होंने काम क्या किया है? बैंक, वो बैंक चलाने के माहिर हैं, टैक्स के माहिर नहीं है। दूसरा, बैंक ब्यूरोक्रेसी और टैक्स ब्यूरोक्रेसी में एक फ़र्क है। वो बुनियादी फ़र्क क्या है? बैंक ब्यूरोक्रेसी जो है वो कमाती नहीं है पैसा, यानी कि डायरेक्ट कमा कर नहीं, उसके पास डिपॉजिट्स पे वो बिल्ड करती है। अगर उसने कमाना है तो उसने अपने प्रोडक्ट्स के जरिए कमाना है जो कि वो इंट्रोड्यूस करती है। यहाँ पे स्टेट का डंडा है अफसर के पास, जिसने जबरदस्ती भी पैसे लेने हैं। चलिए उम्मीद करते हैं शायद डॉक्टर इशरत साहब कुछ बेहतरी कर जाएं, कुछ अपनी एफर्ट्स करें जिंदगी भर के एक्सपीरियंस से। इसमें इनिशियली तो कुछ अजम्पशंस भी हैं, लेकिन जो तारीख है वो बड़ी तल्ख है एफबीआर के मामलात को लेके। एक ब्रेक के बाद कुछ दीगर खबरें शामिल करते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। पाकिस्तान की बड़ी ज़रई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद ज़रई यूनिवर्सिटी, इसमें एक सेंटर का क़याम अमल में लाया गया दिसंबर 2014 में, जिसको सेंटर फॉर एडवांस स्टडीज़ कहा गया, और 1 साल से ज़ायद हो चुका है इस सेंटर के मुलाजमीन को तनख्वाहें नहीं मिली हैं। अली अरशद हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। अली साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा, यूएसएड और हायर एजुकेशन की गारंटी के बाद ये सेंटर अमल में लाया गया था, इसका क़याम तो 1 साल हो गया, ये तनख्वाहें देनी किसने थी और अभी तक मिल क्यों नहीं रही?
जी बहुत शुक्रिया। ये सेंटर फॉर एडवांस स्टडीज़ एंड रिसर्च एंड एग्रीकल्चर फूड सिक्योरिटी ज़रूरी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में तामीर किया गया था USAID की फ़ंडिंग के साथ। दिसंबर 2014 में ये सेंटर का बाकायदा क़याम अमल में लाया गया था, जिसमें यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया, हायर एजुकेशन कमीशन पाकिस्तान इसका गारंटर था। दिसंबर 2014 से लेकर दिसंबर 2019 तक USAID ने मुआहदे के तहत इस सेंटर को फंडिंग करनी थी, लेकिन नई हुकूमत के आने के बाद फंडिंग रोक दी गई और इस मुआहदे की जो है वो पूरे दिसंबर 2019 तक पासदारी नहीं की गई। तो अक्टूबर 2017 में इस सेंटर की फंडिंग USAID की जानिब से रोकी गई, जिसके बाद इस सेंटर को हायर एजुकेशन कमीशन पाकिस्तान ने अपने ज़ेर सरपरस्ती लिया, चूँकि वो इसका ऑलरेडी गारंटर था। इस सारे मसले में यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया ऑन बोर्ड है, अभी तक ऑन बोर्ड है। HEC पाकिस्तान ने इसको ऑन किया, इसको सारा अब इसकी मीटिंग कॉल की, इसका बजट मांगा सेंटर से। सेंटर में 78 मुलाजमीन काम कर रहे थे, जिसको HEC पाकिस्तान ने स्क्रूटनाइज़ करके 37 पे लेके आए। 37 के बाद उन्होंने इस सेंटर का बजट मांगा कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आपके एक्सपेंडिचर अखराजात क्या हैं, तनख्वाहों की मद में कितने पैसे चाहिए। तो वो जब बजट बना के दिया गया तो 37 मुलाजमीन में से जो 12 मुलाजमीन हैं वो मुस्तकिल हैं और बाकी 23 जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट पे हैं। इसका इनिशियली जो सप्लीमेंट्री ग्रांट हायर एजुकेशन कमीशन पाकिस्तान की जानिब से 1 करोड़ रुपये जारी की गई थी। इस सेंटर के नाम बाकायदा चेक दिया गया था और सेंटर के नाम पे ही अकाउंट खोला गया था कि इस अकाउंट में ये पैसे जाएंगे। अब मामला ये है कि अक्टूबर 2017 से लेकर ताहाल अभी तक सेंटर के किसी भी मुलाजिम को 37 मुलाजमीन है, जिसमें क्लास 4 के भी मुलाजमीन हैं और इससे ऊपर भी ऑफिसर लेवल के लोग हैं, उनमें से किसी को अभी तक 1 रुपया तनख्वाह नहीं दी गई। और हमारे ज़राए का एक ने बताया है कि और मुलाजमीन ने भी बताया कि उनके घर फाका कशी का एक समा है। तो अब यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया का कहना है कि जो फंडिंग है उसको यूनिवर्सिटी सिंडिकेट से अप्रूवल के बाद जारी किया जाएगा, जबकि यह तो एक रिफ़ाए आमा का काम है। और जब सेंटर के नाम पे फंडिंग जारी कर दी गई है तो उसको क्यों, मुझे समझ नहीं आ रही कि उसको वाइस चांसलर साहब की जानिब से या यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया की जानिब से क्यों रोका जा रहा है। उसमें किसी भी तरह की रुकावट नहीं है और यूनिवर्सिटी सिंडिकेट में ले जाने की भी मेरा नहीं ख्याल कि उसकी कोई है। बल्कि मैं यहाँ सवाल करूँगा वाइस चांसलर साहब यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया से कि अगर यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया और वाइस चांसलर साहब की 1 साल की तनख्वाह रोक दी जाए तो वो कैसा महसूस करेंगे। अली साहब ये बताइएगा कि ये जो सेंटर फॉर एडवांस स्टडीज़ है, क्या ये इस वक्त मुकम्मल तौर पर फ़ाल है? और अगर फ़ाल है इस वक्त तो सिर्फ 35 मुलाजमीन की तनख्वाहों का मामला है और 1 करोड़ रुपये की इसकी जो पहले बजट एस्टिमेट भी किया गया और रकम जारी भी की गई, तो अगर सालाना बुनियाद के ऊपर 1 करोड़ रुपये खर्च करना भी हो तो यूनिवर्सिटी को अपने फंड से इस रकम को जनरेट करना या तनख्वाहें इशू करना कोई मसला नहीं है। तो क्या ऐसा प्लान तो नहीं है कि इस तरीके के साथ मुलाजमीन को प्रॉब्लम का मुश्किलात पे दो चार किया जाए और वो यहाँ से कुट करके चले जाए और अल्टीमेटली ये सेंटर ही बंद हो जाए? क्यों 1 करोड़ रुपये की एक मामूली रकम जारी नहीं हो सकती? जी बिल्कुल, ये एक्चुअली दिसंबर 2019 तक फंडिंग हायर एजुकेशन कमीशन पाकिस्तान ने अभी अप्रैल 2018 में जब उनके नए चेयरमैन डॉक्टर तारिक बनोरी आए हैं तो उनकी सरबराही में 9 रुकनी आला सतही कमेटी का इजलास इस्लामाबाद में मुनक़िद किया गया था, जिसमें महकमा ज़राअत और एकेडमिया से आला अफसरान ने शिरकत की थी और उन्होंने इस चीज़ को इत्तफ़ाक़ करते हुए सेंटर के क़याम को और सेंटर की बका को इसको चलाने के लिए 2019 तक HEC पाकिस्तान ने फंडिंग का कहा था। 2019 के बाद ये सेंटर अपने फंड्स अपने रिसोर्सेज खुद जनरेट करने का पाबंद होगा, जिसमें यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया मदद करे ना करे वो उन पर डिपेंड करेगा। 2019 तक इनको HEC पाकिस्तान इनको फंडिंग करेगा USAID की फंडिंग के बाद। अब जहाँ तक बात है कि यूनिवर्सिटी ये फ़ंड जारी क्यों नहीं कर रही, तो इसमें यूनिवर्सिटी की अपनी नाअहली है, यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया की सुस्ती है कि जहाँ तक मुझे लग रहा है यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया जो है वो इस सेंटर को बंद करना चाहिए। 37 मुलाजमीन हैं, जिसमें बहुत से आला रपाए के रिसर्चर्स भी हैं, नौजवान तलबा भी हैं जो एग्रीकल्चर पे, और इस पर पंजाब एग्रीकल्चर रिसर्च बोर्ड जो है उसने भी इस सेंटर के रिसर्च प्रोजेक्ट्स को एक्नॉलेज किया है। उन्होंने भी इस चीज़ को कहा है कि इसके रिसर्च प्रोजेक्ट को हम देखेंगे। अब पंजाब एग्रीकल्चर रिसर्च बोर्ड की जानिब से 41 रिसर्च प्रोजेक्ट्स हैं इस सेंटर के, जिसकी मालियत 75 लाख रुपया फ़ी प्रोजेक्ट है।
जो कि वो भी फ़ंड्स दिए जा रहे हैं, लेकिन उसके बाद तमाम तर फंड्स, तमाम तर काम के बावजूद सेंटर मुकम्मल तौर पर फ़ाल है, हर तरह का काम किया जा रहा है, लेकिन सिर्फ मसला है तो मुलाजमीन को तनख्वाहें नहीं दी जा रही। ठीक, बहुत शुक्रिया अली अरशद, आप हमारे साथ लाहौर से मौजूद फैसलाबाद की ज़रिए यूनिवर्सिटी में कायम किया गया सेंटर फॉर एडवांस स्टडीज़ और उसके मुलाजमीन 1 साल से तनख्वाह से महरूम। कराची से अगली खबर है और अफसोसनाक मामला है। 150 मिलियन पाउंड मालियत के सोयाबीन और कैनोला सीड के कंटेनर्स पाकिस्तान पोर्ट पर रोक लिए गए हैं। भट्टी साहब, आपसे मैं जानना चाहूँगा ये क्यों रोके गए हैं और यौमिया डैमरेज चार्जेस कितने पड़ रहे हैं इन इम्पोर्टर्स को? फैसल, देखिए हमारे मुख्तलिफ सरकारी इदारों की एक ऐसी अनसीन पॉलिसी कि आपको उसके अंदर कोई बैलेंस नहीं है, कोई तवाज़न नहीं है, और उसके बाद दुनिया भर के अंदर क्या प्रैक्टिस है उसको मद्देनज़र रखे बगैर आप आउटर द वे जाके जब भी कोई फैसला करते हैं तो उससे आपकी आवाम को, मुतलका शोबों को नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान पहुँचता है। 150 मिलियन पाउंड मालियत के सोयाबीन और कैनोला सीड के कंटेनर्स इंपोर्ट किए गए, वो इस वक्त वहाँ पर कराची में स्टक है, उनकी क्लियरेंस की इजाज़त नहीं मिल रही वजारत नेशनल फूड सिक्योरिटी के एक मातहत इदारे की जानिब से। वजह उसके अंदर उज़र क्या बयान किया गया? उज़र ये पेश किया गया है कि ये जो सीड मंगाया गया ये GMO क्वालिटी का है और हम उसको अलाउ नहीं कर सकते। ये ना हो कि आप इसकी जाके काश्तकारी शुरू कर दें, जबकि वाज़े तौर के ऊपर बताया गया कि कैनोला या सोयाबीन सीड की जो इंपोर्ट किया गया है ये सिर्फ और सिर्फ इसकी जो ये जाएंगे, इनकी क्रशिंग होगी और उसके बाद मुर्गियों की खुराक के लिए इसने इस्तेमाल होना है और इसकी किसी जगह के ऊपर जाके इसको काश्तकारी के मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं होना। और दुनिया भर यूरोपियन ममालिक के अंदर भी और साथ अमेरिका के अंदर भी बड़े पैमाने के ऊपर इस GMO सीड को इस्तेमाल किया जाता है, इस वक्त भी किया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर, नेशनल फूड एंड सिक्योरिटी का इस बात को तस्लीम करने को तैयार नहीं है। उनके हमने अभी मलिक अमीन असलम साहब एडवाइज़र हैं, उनसे भी रब्ता करने की कोशिश की कि वो उनका क्या मौक़िफ़ है, क्यों इसको स्टक किया गया है। इन कंटेनर्स को रोके जाने के नतीजे में इम्पोर्टर्स को यौमिया बुनियादों के ऊपर होती साहब 150 मिलियन रुपए तकरीबन, यानी कि 15 करोड़ रुपए यौमिया नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। उसके बाद सबसे बड़ा नुकसान क्या हो रहा है? सबसे बड़ा नुकसान ये हो रहा है कि मुर्गियों की जो मुख्तलिफ कारखानों के अंदर जो उसकी क्रशिंग होनी थी, फिर मुर्गियों की फीड तैयार होनी थी, वो नहीं हो पा रही। मार्केट के अंदर मुर्गी की कीमत में इजाफा होना शुरू हो गया है, अंडे की शॉर्टेज पैदा होना शुरू हो गई है। हमने चेयरमैन पोल्ट्री एसोसिएशन डॉक्टर असलम साहब से गुज़श्ता रोज़ रब्ता किया, उन्होंने कहा कि ये बड़ी गंभीर सूरत हाल है, आवाम को आने वाले दिनों के अंदर बड़ी मुश्किल सूरत हाल का सामना होगा, चूँकि आने वाले दिनों के अंदर अंडे की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और अभी से इस काम को जिस तरीके के साथ टैकल किया जा रहा है ये बड़ा क्राइसिस पैदा होने जा रहा है। भुगतेंगे कौन, सफ़र कौन करेंगे अवाम? इस वक्त जिन्होंने माल इंपोर्ट किया उन्हें करोड़ों रुपए जुर्माने का सामना करना पड़ रहा है। पूरी जो सप्लाई चेन का अमल है वो मुतासिर हो रहा है, उसको कोई नहीं देख पा रहा। मीटिंग्स हैं कि उनका ना खत्म होने वाला सिलसिला जारी है। अब वहाँ पर डॉक्टर हाशिम पोपलजई साहब मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल फूड एंड सिक्योरिटी में मौजूद हैं, हम उनसे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो इस सारी सूरत हाल को सामने रखें। 10 रोज बात हुई थी, उन्होंने मामला टेकअप किया हुआ है, मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल फूड एंड सिक्योरिटी को कन्विंस करने की कोशिश की गई है कि कोई गलत इकदाम नहीं किया गया। आप गूगल करके देख लीजिए, मैंने खुद ही सारे मामले को स्टडी किया और उसके बाद आपके पास तो एक्सपर्ट्स मौजूद हैं। आप दुनिया की प्रैक्टिस क्या है? अमेरिका के अंदर यही GMO सीड इसी क्वालिटी का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जा रहा है, यूरोपियन ममालिक में इस्तेमाल किया जा रहा है। अगर वहाँ पर जहाँ पे सेफ्टी स्टैंडर्ड्स इतने हाई हैं वो इस सीड को GMO क्वालिटी को इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम क्यों इस्तेमाल नहीं कर सकते? और उसके बाद अगर आपने कोई अपनी पॉलिसी के अंदर तब्दीली लेके भी आनी है, एक प्रोडक्ट इंपोर्ट हो गए कराची पहुंच गई, अब आपने उनको रोक लिया कि हम आपको क्लियर नहीं करेंगे और आपने डैमेजेस के ऊपर इम्पोज करना शुरू कर दिए, तो आप क्लियर कट पॉलिसी बना लीजिए। आप 6 माह साल का टाइम दीजिए कि आप मुस्तकबिल के अंदर या दिसंबर 2019 में या जून 2019 में इस क्वालिटी का सीड दुनिया ने अगर बैन कर दिया है, दुनिया भर में अगर कहीं इस्तेमाल नहीं हो रहा तो पाकिस्तान में भी इस्तेमाल नहीं होगा, हम इसको बैन करने जा रहे हैं ताकि इंपोर्टर्स उसके अल्टरनेट के तौर के ऊपर जा सकें, कोई और काम कर सकें। ये कोई तरीकेकार नहीं कि आपने एक चीज इंपोर्ट कर ली, वो चीज वहां पर पहुंच गई है जब, और उसके बाद सेक्टर के अंदर आपको पता है कि कितने बड़े पैमाने के ऊपर अवाम जो ब्रायलर मुर्गी के ऊपर, गोश्त के ऊपर इन्हिसार करते हैं, अंडों पर इन्हिसार करते हैं। मौसम सरमा का सीजन की आमद है, इसकी डिमांड में इजाफा होने है, इस मौके के ऊपर आप होल्ड करके आप किसको फायदा पहुंचा रहे हैं? NOC देने के बाद नुकसान पहुंचा रहे हैं। NOC देने के बाद होल्ड किया है उन्होंने। ठीक,
करप्ट अफसरान, बहुत से अफसरान के खिलाफ इंक्वायरियाँ भी चल रही हैं, लेकिन ये पिछले 10-12 सालों में अगर हम देखें तो कितने अफसरान हैं इंक्वायरी के बाद जिनको सज़ा हुई? देखें, अभी हमने एक स्टोरी की है कि एडवांस टैक्स लिया जाता है और फिर रिफ़ंड नहीं दिया जाता। एडवांस टैक्स से बचने के लिए कि ज़्यादा ना दे दें क्योंकि रिफ़ंड तो मिलना नहीं है, तो टैक्स पेयर एक भत्ता देता है उसको, सरकारी अफसर को, टैक्स के अफसर को। ये जो भत्ता है इसका एक गैंग बन चुका है। एक कराची में सबसे बड़ा गैंग बना है, लाहौर में दूसरे नंबर पर गैंग, बाकी छोटे गैंग दूसरे शहरों में बन गए। ये जो गैंग बना है इसको डिस्कवर कर लिया गया इंटेलिजेंस, टैक्स इंटेलिजेंस के अफसरान ने, और ये 4-5 साल हो गए। जब वो कर लिया तो वो जो अफसरान वो जो टैक्स पेयर मुलव्वस थे और जो अफसरान या अमला मुलव्वस था उन पर केसेस बने। FBI से पूछा गया कि आपने उनको सज़ा क्यों नहीं दी, और इस बात को 6 महीने हो गए कि उनसे पूछा गया कि ये बड़े अरसे से आप लोग इस पर काम कर रहे हैं तो आपने इनको छोड़ा क्यों नहीं, अभी तक छोड़ा क्यों? उन्होंने 2 बहाने किए। नंबर 1, ये कोर्ट जाते हैं, स्टे ले आते हैं और वापस जॉब पे आ जाते हैं और वही हरकतें करते हैं। नंबर 2, जब हम उनको सज़ा देते हैं तो सज़ा जब देते हैं तो वो सज़ा या तो उनको देते हैं कि भाई आप नौकरी ही से निकल जाएं तो वो कोर्ट चले जाते हैं, तो दूसरी सज़ा हम ये देते हैं कि उनका ग्रेड नीचे कर देते हैं या फिर उनको हम उनकी तनख्वाहें रोक लेते हैं। ये छोटी सज़ाएँ। तो जो सेनेट की कमेटी है फाइनेंस एंड रेवेन्यू, उसने कहा कि ये तो थोड़ी सज़ाएँ और ये केस बहुत बड़े हैं, तो आपने इसको क्यों रिव्यू नहीं करते? FBI ने अब एक वतीरा अपनाया हुआ है। पिछली 3 दफ़ा जब ये केस सामने आए हैं तो उन्होंने ये कहा है कि भाई हमें 2 महीने का और टाइम दे दें, 3 महीने का और टाइम दे दें। क्राइम क्या है इसमें? स्टोरी क्या है इसमें? स्टोरी ये है कि कमेटी उनको टाइम दिए जा रही है। अब गुजरांवाला में इंटेलिजेंस ने इस गैंग के कुछ लोगों को आइडेंटिफाई किया है, उसकी रिपोर्ट हुई है। FBI में उस पर बहुत ठंड है। क्यों? उसकी ठंड इसलिए है कि वो ऑलरेडी उनके पास ये केसेस हैं और ये वो हल नहीं कर पा रहे, तो उनको किस तरह करेंगे? इस वक्त 111 अमला और अफसरान पर केसेस हैं, मजीद नए। ये 6 महीने की बात नहीं कर रहा हूँ, 6 महीने के पुराने केसेस हैं, नए केसेस हैं, उनको इनिशिएट नहीं किया जा रहा। क्यों? क्योंकि कमज़ोर लिटिगेशन है FBI की, कमज़ोर इंक्वायरी है और कमज़ोर सर्वे है। उन लोगों को जिनके खिलाफ इनके पास वीडियोज़ हैं, जिनके ऑडियो टेप्स हैं, इनके पास फोटोग्राफ्स हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं कि इन्होंने चोरी करवाई है, उन पर भी एक्शन नहीं लिया जा रहा। इस सूरत हाल में कमेटी जब पिछली दफ़ा ये कोई 10-15 दिन पहले उन्होंने 2 महीने मजीद का कुछ FBI के मामलात का तो हमने तज़किरा किया। भट्टी साहब, आपकी जानिब आऊँगा। वफाक की मोहतसिब की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में एक रिपोर्ट पेश की गई जिसमें सिफारिशात की गई हैं। ये खूबसूरत मारगला हिल्स जो हैं, ये पहाड़ियाँ खूबसूरती हैं, कुदरत का असासा है इस मुल्क के लिए। इनके अंदर जो आतिशज़दगी होती है उसकी रोकथाम के लिए, वैसे ही कोई इतना बड़ा मामला नहीं था, लेकिन सिफारिशात क्या की गई? फैसल, देखिए, मारगला हिल्स नेशनल पार्क को 1980 में प्रोटेक्टेड एरिया का दर्जा दिया गया, लेकिन उसके बाद हम देखते हैं कि हर साल अप्रैल से जून के दौरान वहाँ पर अचानक आग भड़क उठती है और फिर हम देखते हैं कि कई सैकड़ों कनाल रकबे तक जंगलात जल जाते हैं। और उसके बाद जब CDS को आग बुझाने का अमल शुरू करता है तो पता चलता है उसके पास मतलूबा सलाहियत नहीं है, मतलूबा सामान मौजूद नहीं है, फायर फाइटिंग की जो कैपेसिटी होनी चाहिए वो नहीं है, जिसके नतीजे में बहुत नाकाबिल इतलाफी नुकसान पहुँचता है इस नेशनल पार्क को। जब रवा साल भी इस किस्म के वाक़यात पेश हुए तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इस मामले का नोटिस लिया और वफाकी मोहसिब की सरबराही में 6 रुकनी कमेटी कायम की गई। उस कमेटी ने अपना काम किया और सारा जायज़ा लिया कि इसकी वजूहात क्या हैं, और अगर मुस्तकबिल के अंदर दोबारा इस किस्म के वाक़यात पेश आएँ तो CDA ने या मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन ने किस तरीके से इससे निपट सकती है। इस सारे मामले का जायज़ा लेने के बाद रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जमा करवाई गई है। इस रिपोर्ट के अंदर पता चला है कि मारगला हिल्स के अंदर आतिशदगी के वाक़यात की रोकथाम के लिए CDA और इस्लामाबाद मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन के पास किसी किस्म के जदीद आलात मुयस्सर नहीं हैं। उसके साथ इस आतिशदगी के वाक़यात की रोकथाम के लिए अगर आग लग जाए तो उसको बुझाने के लिए तरबियत याफ्ता स्टाफ भी मौजूद नहीं है। प्रैक्टिस क्या होती रही है अब तक? जब इस किस्म के वाक़यात सामने आते हैं तो फिर हम भी जानने की कोशिश करते हैं और ये हर साल की एक रवायत बन चुकी है। CDA का स्टाफ वहाँ पर पहुँचता है और मुख्तलिफ झाड़ियाँ लेकर उसको आग को बुझाने की कोशिश की जाती है। यकीनी तौर पर उसके ऊपर टाइम भी लगता है और उन मकासद के अनासिर जिनके मकासद होते हैं कि आग लगनी चाहिए, जो जिस मकसद के लिए करते हैं, टिम्बर माफिया और उसके बाद कब्जा माफिया, असल चीज़ कब्जा माफिया। नेशनल पार्क हम इस्लामाबाद के मारगला पहाड़ियों के सामने उस तरफ अगर देखें वहाँ पर
तो वहाँ पर इंक्रोचमेंट बहुत ज़्यादा हो चुकी है, वहाँ पर बस्तियों की बस्तियाँ आबाद हो चुकी हैं, कब्जा है। उस मकसद के लिए पहले इस सीज़न के दौरान गर्मी का आड़ लेकर उसके अंदर चूँकि आग बड़ी तेज़ी से आगे फैलती है, रोका नहीं जा सकता, तो फिर वहाँ पे आग लगी, जगह क्लीन हुई तो वहाँ पर कब्जा कर लिया। वहाँ पर 1-2 मरतबा CDA की टीम ने वहाँ पर इन्फोर्समेंट की टीम में जाकर वहाँ पर ऑपरेशन भी किए, बहुत सी तमीरात को मस्मार भी किया, लेकिन उसके बावजूद चूँकि वो अनासिर वहाँ पर मौजूद हैं, वो हर साल दोबारा अपनी वारदात करते हैं। उसके लिए फिर वफाकी मौसिफ की 6 रुकनी टीम ने जब इस सारे मामले का जायज़ा लिया और आइडेंटिफाई कर लिया कि CDA के पास सलाहियत नहीं है, जदीद आलात नहीं है, तो उन्होंने कुछ सिफारिशात भी अपनी पेश की। उसके अंदर एक तो सिफारिश ये थी कि अगर CDA के पास फौरी तौर के ऊपर कोई अगर वो आलात नहीं हासिल कर सकते, तो ऐसी सूरत हाल के अंदर के लिए ज़रूरी है कि आप टॉल फ्री एक नंबर कायम करें, ताकि कहीं भी आग लगे तो एक तो फौरी तौर पर आपको इत्तला मिल सके। और उसके साथ मुसल्लह अफवाज, एयरफोर्स और नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को इस्लामाबाद मेट्रोपॉलिटन इंतज़ामिया के साथ मिलकर काम करने की सिफारिश की गई है, क्योंकि उनके पास हेलीकॉप्टर की सहूलत भी मौजूद है और इस किस्म की वाक़यात से निपटने की ट्रेनिंग भी है, उनकी कैपेसिटी भी है, उनकी खिदमात हासिल करके ऐसे वाक़यात से निपटा जाए, ये इसको कहा गया है। उसके साथ ये कहा गया कि मारगला की पहाड़ियों के अंदर फॉरेस्ट गार्ड की चौकियाँ कायम की जाए, ताकि वहाँ पर उनकी मौजूदगी हो। एक तो जो ऐसे अनासिर किसी उनकी कार्रवाई करने की कोशिश करते हैं, उनके अंदर भी फेयर फैक्टर मौजूद होगा कि यहाँ पर उनके ऊपर कोई देखभाल करने वाला मौजूद है, उनके ऊपर नज़र रखने वाला मौजूद है, और उन ऐसी चौकियों के ऊपर जो लोग मौजूद होंगे तो फौरी तौर पर आग लगती है तो उनके पास कुछ आलात और सामान भी होना चाहिए कि वो खुद भी फायर फाइटिंग कर सकें और उसके साथ साथ फौरी तौर के ऊपर वो इतला भी दे सकें। ये कुछ चंद अहम सिफारिशात थी। उसके साथ ये भी कहा गया कि तजावज़ात का खात्मा किया जाए फौरी तौर के ऊपर, और उसके साथ मारगला हिल्स नेशनल पार्क एरिया की वाज़ेह हदबंदी की सिफारिश भी की गई है, ताकि जो लोग आके यहाँ पर तमीरात करने की कोशिश करते हैं और फिर उनको देखने के बाद कुछ और लोग आगे बढ़ते हैं, उनको कहीं जगह नहीं मिलती, फिर इस किस्म के आके वाक़यात होते हैं। उसके लिए वाज़ेह है, वन वर्ड बताइएगा, मेट्रोपॉलिटन अथॉरिटी या CDA या कोई भी अमला, उनके पास ये तो बुनियादी चीज़ें हैं जो होनी चाहिए, इसके लिए वफाकी मुतसिब ने रिपोर्ट भी दी सुप्रीम कोर्ट में, ये मामला क्या ये सितम ज़रीफ़ी नहीं? यकीनी तौर के ऊपर बहुत बड़ी सितम ज़रीफ़ी है। वो CDA जो हर 6 माह बाद अरबों रुपए के प्लॉट की ऑक्शन करता है, इतना कीमती आपका असासा है, उसमें जब वाक़यात मुसलसल होते हैं वहाँ पर आप चौकियाँ भी कायम कीजिए और उस आग के वाक़यात से निपटने के लिए आप जदीद आलात भी हासिल करें और अपने मखसूस स्टाफ को ट्रेनिंग। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। बहुत शुक्रिया भट्टी साहब आपका, होती साहब आपका, फैसल अब्बासी को इजाज़त दीजिए।